आपने शुरुआत कैसे की, डायलिसिस टेक्नीशियन बने कैसे आप? आज हम लोग ग्रीन डायलिसिस और ग्रीन नेफ्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसमें वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूनियर टेक्नीशियन को सीनियर टेक्नीशियन को देखते हुए काम करना पड़ता है। करेक्ट। हम लोगों को जब किडनी की तकलीफ नहीं होती है तब हम लोगों को पानी पानी ही लगता है। राइट। पर जब किडनी की तकलीफ रहने के बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेशेंट कि हमको अब ये अमृत लगने लगा। अगर आप दवाइयाँ जो है वो अगर दाल के साथ में लेते हो, अगर दाल का पानी दाल रहती है उसके साथ में आपको प्रोटीन भी जा रहा है और आपका मेडिसिन मिलने जा रही है, पानी की भी व्यवस्था उसमें हो रही है। सीनियर टेक्नीशियन को मुझे लगता है कि उस डायलिसिस में मैंने उसको 20 कॉल किए होंगे। Okay. तो वो 20 कॉल के 10 कॉल हुए, फिर 10 कॉल के 5 कॉल हुए। बाद में मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में अभी ही आपने जैसे बोला कि अभी मुझे कॉल आते हैं। Hello dialysis technicians and all healthcare workers like nurses, doctors who are interested in dialysis. हम आज हमारा पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं डायलिसिस ऑडिटर बोल के जाती हूँ अलग अलग यूनिट्स में ऑल ओवर इंडिया, मैंने बहुत जगह देखा कि स्टाफ इतना एक्साइटेड होता है और मुझे अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। वो कभी डायलिसिस मशीन के बारे में उन्होंने कुछ इनोवेशन किया हो वो दिखाते हैं, तो कभी पेशेंट के बारे में उन्होंने कुछ नया किया हो वो दिखाते हैं। और मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें हम क्यों ना एक दूसरे से शेयर करें। तो आप जो भी पॉडकास्ट देखने वाले हो, आपके लिए छोटे छोटे टिप्स हम अलग अलग टेक्नीशियन से लाने वाले हैं एंड होप सो कि आपका अगर सपोर्ट और प्यार रहे तो हम बहुत सारे पॉडकास्ट सीरीज इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। पर आज अपने पास है एक बहुत स्पेशल मेहमान जो कि हमारे साथ हैं एंड दैट इज मिस्टर किशोर बोल्डरे। तालियां। ओके, सो किशोर कौन है? वेल, किशोर सीनियर टेक्नीशियन है नागपुर के। आई थिंक 90s में जो पहले 8 या 10 टेक्नीशियन बने थे नागपुर सिटी में, उनमें से वो एक हैं और आज वो बहुत ही सीनियर पोजीशन पे है, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल और आईसीयू में काम करते हैं और पूरे यूनिट को संभालते हैं। सो किशोर की स्टोरी हम सुनेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले तो मुझे बताना है कि किशोर में बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज है ना? थैंक यू। या तो किशोर ने और हमने मिलके लीड टू टीच सीरीज लिया था नागपुर में फॉर 3 मंथ्स। 30 टेक्नीशियंस को इन्होंने इकट्ठा किया था और हमने उनको मैनेजरियल स्किल्स और नेफ्रोलॉजिकल स्किल्स सिखाए थे। सो किशोर, हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? एक्चुअली क्या हुआ ना कि लीड टू टीच का जो सेशन चालू हुआ, तो सेशन चालू होते ही बहुत सारे टेक्नीशियन को हम लोगों ने फोन किया। तो कुछ टेक्नीशियन को समय नहीं था और समय न रहने के बावजूद उनका कहना था कि अभी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और बहुत कुछ पढ़ने के बाद में उनका एक दिमाग में ये था कि अभी इसके आगे क्या पढ़ने का है। तो कुछ जो सीनियर टेक्नीशियन थे, जो मेरे से सीनियर टेक्नीशियन थे, उनसे मैंने वार्तालाप किया और उनको बोला कि आप उनको थोड़ा समझाओ। फिर बाद में उनको फोन न करते हुए मैं उनको डायरेक्टली मिलने गया कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारा मेन है प्रॉब्लम कि हमको हॉस्पिटल से हम लोग कौन से टाइम में निकले, क्योंकि जॉब रहता है उनका कि सुबह का 7 से 3 जॉब रहता है, 11 से 7 जॉब रहता है। तो हम लोग टाइम कौन से टाइम निकले, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो उनका कहना था कि एक्चुअली पढ़ाने वाले कौन हैं। तो जब डॉक्टर उखलकर सर का और डॉक्टर बीएल गुप्ता सर का नाम आया, मैंने सुना कि वो उनको पुराने जो दिन है वो याद है। जो अवंती हार्ट इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने सेशन चालू किया था सीएनएस के थ्रू नेफ्रोलॉजी सोसाइटी। हाँ, तो वो नेफ्रोलॉजी सोसाइटी का जो सेशन चालू किया था उसमें जो उत्साह था, तो वो नाम सुनते ही उनमें और उत्साह जागृत हो गया और उन्होंने बोला कि नहीं, अभी उनको मिलना ही पड़ेगा और कुछ सीखने को और कुछ मिलेगा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने जो कलीग हैं उनको और बताया, जो जिनको मैं नहीं पहचानता था। उन्होंने बोला कि ये नंबर है उनके, आप उनको डायरेक्टली फोन कर सकते हो और हमारा रेफरेंस देके उनको आप बुला सकते हो। तो ऐसे करते करते ये कारवां जुड़ते गया और टेक्नीशियन का जो जमाव था, हम लोगों ने सोचा था कि हमारा टेक्नीशियन का जो था वो 30 टेक्नीशियन का था।
पर वो 30 टेक्नीशियन न होते हुए रजिस्टर हुए 50। That's right. हम लोगों को 20 टेक्नीशियन को हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप अभी वेटिंग पे हो आप। आप लोगों को 20 जो आप टेक्नीशियन हो, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया एक था कि जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसको हम लोग आगे के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। पर जो 20 टेक्नीशियन थे हम लोगों ने उनको वेटिंग पे रखा है, और आगे ईश्वर की कृपा से अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी उनका जो कोर्स है बैचेस हम लोग लेंगे। यहाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने 30 टेक्नीशियंस को हर गुरुवार को 3 महीनों के लिए बराबर ऑन टाइम 6 मतलब 6 नॉट 6:01 भी नहीं, और हमारे क्लासेस शुरू होते थे, कंडक्ट किए गए। हर टेक्नीशियन 30 में से उसका मिनिमम 80% अटेंडेंस था। ये बहुत बड़ी बात है किशोर कि आपने ये सब मैनेज किया और आपकी टीम ने मैनेज किया। सो वेरी वेरी गुड। उसमें एक था कि हम लोग क्या करते थे कि जो टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन में से जिनको जो आता है तो क्वेश्चन कुछ रखते थे, सेशन में क्वेश्चन कुछ रखते थे और उसके लिए गिफ्ट रखते थे। उस टेक्नीशियन को अगर कुछ आंसर आ गया है तो उनमें और उत्साह रहता था कि नहीं आज हमको फर्स्ट गिफ्ट मिलेगा, हमको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। इस वजह से उनकी अटेंडेंस और ज्यादा रहती थी। इवन ये लोग आते थे प्रिपेयर करके, सपोज हमने एनीमिया पढ़ाया है तो अगले सेशन में प्रिपेयर करके आते थे कि हमारे यूनिट का डेटा क्या है, कितने पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन कम है, कितने पेशेंट्स एरिथ्रोपोइटिन पे है, कितने आईवी आयन ले रहे हैं। बहुत ही कमाल का प्रोग्राम इन लोगों ने बहुत अच्छे से निभाया। पर किशोर आपकी अभी जर्नी बताइए हमें कि आपने शुरुआत कैसे की है, डायलिसिस टेक्नीशियन बने कैसे आप? एक्चुअली 2003 की बात है। मेरा मैं 12th साइंस से पास आउट हुआ था और 12th साइंस से पास आउट होने के बाद में बीएससी में मैं एडमिशन लेने वाला था। उस बीच में मेरे रिश्तेदार ने बताया कि डॉक्टर उखलकर सर की एक जगह खाली है, तो मैं ऑफिस बॉय करके वहाँ पे लगा था। तो ऑफिस बॉय का काम करते करते हुए डॉक्टर साहब ने मेरा काम देखा और एक पेडरकर सर थे, उन्होंने मेरी बहुत स्तुति की थी सर के पास में। तो उनको लगा कि ये बंदा कमाल का है। तो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कुछ नहीं ज्यादा पूछा था। एक जोक है, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप अपनी मामा के लड़की से शादी करोगे क्या? मुझे समझ भी नहीं आया वो सवाल क्या था। तो उनका कुछ हो सकता है, पर सर का जो मजाकिया स्वभाव था वो अभी भी है। तो सर का जो देखने का हमारे तरफ जो मेरा तरफ जो ये था दिन ब दिन वो बदलते जा रहा था। सर ने मुझे एक बार पूछा कि क्या आप डायलिसिस में काम करने के लिए इच्छुक हो क्या? तो क्योंकि मैं क्या करता था कि डायलिसिस यूनिट में मैं गया तो सिस्टर से बोलता था कि सिस्टर मैं ये करूँ क्या? मेरे सीनियर थे, मैं सीनियर को बोलता था कि मैं ये करूँ क्या, तो मुझे करने के लिए वो परमिशन देते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे करते मैंने जो हमारे पेशेंट है उनका मन जीत लिया था। तो उनका कहना था कि उनको लगता था कि ये टेक्नीशियन है, उनको पता नहीं था कि ये ऑफिस बॉय है करके। पर फिर उखलकर सर ने एक CNS का एक प्रोग्राम चालू किया, सेंट्रल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो तब वो एक डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स नागपुर में कोई था नहीं उस समय। टेक्नीशियन बनते थे, बनाए जाते थे, पर टेक्नीशियन जो हम लोगों के पास अगर टू व्हीलर रहने के बाद में हम लोग जब चलाते हैं तब चालान कोई ना कोई ठोकता है जब आपके पास लाइसेंस ना हो। तब हमारे पास लाइसेंस आया था सेंट्रल इंडिया नेफ्रोलॉजी सोसाइटी के थ्रू। उसका श्रेय मैं डॉक्टर उखलकर सर, डॉक्टर VL गुप्ता सर, डॉक्टर आचार्य सर इनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो चलाया था और हमारे जो सीनियर टेक्नीशियन थे उनको बढ़ावा दिया था। तब से हम लोगों के पास एक लाइसेंस आ गया था कि हम लोग डायलिसिस टेक्नीशियन है करके। फिर मेरा ये जो जर्नी है डायलिसिस का वो चलते गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ने लगे तब मुंबई में अपेक्स किडनी फाउंडेशन है, उसके थ्रू एक कोर्स चालू हुआ उनके। गुजरात दमन में कॉन्फ्रेंस हुई, पुणे में कॉन्फ्रेंस हुई। पुणे में KM हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर उखलकर सर ने हमको भेजा और वहाँ पे जाने के बाद में हमको पता चला क्राउड में कि हमसे भी कुछ आगे बढ़े हुए टेक्नीशियन उनके पास कुछ अलग सीखने के लिए है। तो वहाँ से हम लोगों ने उस यूनिट से कुछ ऐसी बातें हमारे यूनिट में लाई जो हमारे खुद के काम में आई। वेरी गुड। तो उसके बाद हम लोगों का जो स्किल है वो धीरे धीरे होते हुए डेवलप होते हुए गया। और मैं जो जूनियर टेक्नीशियन था उसके बाद में मुझे थप्पा लगा कि एक सीनियर टेक्नीशियन करके, क्योंकि वो स्किल डेवलप हो गई। तो सीनियर टेक्नीशियन होने के बाद में जो है वो 2012 में चालू हुआ
वहाँ पे एक सीनियर टेक्नीशियन, एक इंचार्जशिप की एक पोस्ट खाली थी, तो मैंने इंचार्जशिप के लिए वहाँ पे अप्लाई किया। और मुझे डॉक्टर उखलकर सर क्या वहाँ से आप इंस्टीट्यूट में आए हो, उनको ऐसे पता चला, तो उनको लगा कि नहीं ये काम के है व्यक्ति, तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। और 2012 से लेके अभी 2024 तक के मैं एज ए इंचार्ज। वंडरफुल। तो ऐसी मेरी जर्नी रही। वंडरफुल। और 2000 उस बीच में मेरी शादी हुई, और अभी भी जो पुराने डॉक्टर है या नए डॉक्टर है वो अभी भी पूछते हैं कि आप कैसे हो। अभी भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर हमको प्रॉब्लम हुआ तो हमको मार्गदर्शन करने वाले वही एक है, और उनसे अभी भी मार्गदर्शन हमको होता है। That's right. किशोर ने जो बात कही है वो बहुत सही है कि पुराने टेक्नीशियंस जो है 20-25 साल पहले वाले, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं, कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है। और आज भी अभी रिसेंटली मुझे मुंबई से किसी ने पूछा कि हमारे सीनियर टेक्नीशियन तो है पर उनके पास डिग्री नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, हम क्या करें। मेरा जवाब यही है, जैसे किशोर ने राइटली कहा, कि आप कंटिन्यूसली खुद को ट्रेन करते जाइए, अटेंड वेरियस प्रोग्राम्स, CMEs, ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, और आपको खुद को तगड़ा बनाना है, राइट। इसके साथ हम अलग दिशा में जाएंगे। किशोर, आपको याद है एक बार हम लोग ISO करते थे, उस जमाने में ABBH नहीं था, और ISO के हमारे सर आते थे, जोशी सर, और उन्होंने आपसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनवाया था, क्या आपको याद है वो? हाँ, याद है। आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डॉक्टर अनिल जोशी सर आए थे। पर हम लोगों को वो सारी चीजें हम लोगों को पता नहीं थी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाने का। तो डॉक्टर उखलकर सर के जो मिसेस थे उन्होंने हमको बाकायदा सिखाया था। और हमारे यहाँ एक डॉक्टर प्रणीता मैडम थी, उन्होंने हमको PPT बनाना बताया था कि आप PPT कैसे बना सकते हो। फिर वो PPT बनाना हम लोग वहीं से सीख गए थे, क्योंकि कंप्यूटर स्किल हम लोगों को था। हम लोगों ने कंप्यूटर पे बैठे थे, बस सिर्फ कुछ गेम खेलना रहा तो ही हम लोग कंप्यूटर पे बैठते थे। कुछ आज मुझे बता रहे हो गेम खेल रहे थे। तो नहीं, मैं घर की बात शेयर कर रहा हूँ। तो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल और कुछ रह सकता है क्या? उससे हम लोग कुछ और सीख सकते हैं क्या? वो हम लोगों को वो PPT बनाने के बाद हम लोगों को पता चला। और PPT बनाने के बाद में हम लोगों को और एक स्किल हमारे में डेवलप होगी कि नहीं, हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किशोर ने बहुत एक बढ़िया चीज बताई थी। आज हम लोग ग्रीन डायलिसिस और ग्रीन नेफ्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसमें वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उस जमाने में किशोर ने ये प्रेजेंट किया था कि अगर आप बाल्टी से नहाओगे तो कितना पानी लगता है, और आप शावर से नहाओगे तो कितना पानी लगता है, इमेजिन। सो ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। थैंक यू। सो किशोर, आपने अभी कहा कि आप अभी सीनियर टेक्नीशियन बोल के काम कर रहे हो, तो आपका अनुभव एज अ जूनियर टेक्नीशियन, एज अ स्टूडेंट, और अभी एज अ सीनियर टेक्नीशियन, उसमें बहुत फर्क पड़ता है क्या? हाँ, पड़ता है ना। क्योंकि जब जूनियर टेक्नीशियन आता है तब जूनियर टेक्नीशियन को पेशेंट के साथ में, सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उनके साथ में वार्तालाप कैसे करने का है, क्योंकि एक ग्रीटिंग रहती है, स्माइल, वो जो जो बेची नहीं जाती, वो हमारे पास खुद होके ईश्वर ने एक वरदान दिया है कि आपके पास अगर स्माइल रही तो कोई व्यक्ति अगर प्रसन्न नहीं रहा तो आपकी तरफ देख के वो प्रसन्न रह सकता है। जो पेशेंट अगर आए तो उनके साथ में व्यवहार कैसे करना चाहिए, उनके साथ में वार्तालाप कैसे करना चाहिए। अगर पेशेंट को अगर डिले हो गया डायलिसिस में तो आप क्या उनको बोल पाओगे कि आपको डायलिसिस क्यों डिले हो रहा है। डायलिसिस के में जो भी डायलिसिस चालू करने में जो भी लगता है, सामान लगता है, जो भी वस्तु लगती है, डायलाइजर, ब्लड ट्यूबिंग, ये जो IV सेट है, तो जूनियर टेक्नीशियन को ये सारी चीजें पता नहीं रहती, क्योंकि क्या नॉन मेडिको अगर रहा तो उनको IV सेट क्या रहता है, डायलाइजर क्या रहता है, ब्लड ट्यूबिंग क्या रहता है, वो सारी चीजें पता नहीं रहती। तो जूनियर टेक्नीशियन को सीनियर टेक्नीशियन को देखते हुए काम करना पड़ता है। तो वो सारी चीजों का डिफरेंस रहता है। वाइटल साइंस रहते हैं, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हम लोगों को ग्लूकोमीटर से शुगर लेना पड़ता है। तो वो सारी चीजें कैसे मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट को डायलिसिस में 4 घंटे में अगर हाइपरटेंशन हो गया, क्रैम्प्स आ गए और कुछ फीवर या राइगस आ गए, तो उस चीजों को कैसे हैंडल करना है, वो जूनियर टेक्नीशियन को आप लोगों को अनुभव से ही पता चलता है। अगर आपकी थियरी अच्छी है, पर थियरी अच्छी रहने के बाद में भी आप अगर प्रैक्टिकल में आप अगर ये नहीं हो, प्रॉम्प्ट नहीं हो,
तो तब प्रॉब्लम आता है। राइट। तो वो जूनियर टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन का ये लगता है मुझे कि ये फर्क है। तो किशोर, आपने भी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद में कुछ ना कुछ छोटे छोटे इनोवेशंस किए होंगे डायलिसिस टेक्निक्स में। हाँ। तो आप कुछ शेयर कर सकते हैं, जैसे डायलाइजेट या टेम्परेचर या और कुछ? हाँ, एक देखा है कि हम लोग जब पुणे में गए थे तो पुणे में कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को बताया गया था कि आप पेशेंट को हाइपरटेंशन है, अभी क्या रहता है कि पेशेंट रहते हैं फ्लूइड ओवरलोड और 4 घंटे में उनका फ्लूइड यूएफ रेट ज्यादा रखे तो यूएफ रेट ज्यादा रखने के बाद में पेशेंट को हाइपरटेंशन होना ही है। बहुत सारे पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, पर जिनका फ्लूइड ओवरलोड है उनका हाइपरटेंशन में हम लोग पानी नहीं निकाल सकते हैं, तो उनका बीपी ग्रेजुअली हाई रहेगा या पेशेंट ब्रेथलेसनेस ही रहेगा। Correct. तो उसके लिए उन्होंने बताया कि आप क्या करते हो कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे आप टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखो। तो मैंने ये बात जो है डॉक्टर हमारे यहाँ के जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके साथ शेयर किया। सर बोला ये टेम्परेचर हम कम रख सकते क्या, क्योंकि टेम्परेचर आप अगर बॉडी टेम्परेचर से आप टेम्परेचर नीचे रखते हो तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होके पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है। तो उससे हम लोगों को बहुत सारी सहायता मिली और पेशेंट का बीपी जो था 110/70 जो था वो 120-130 सिस्टोलिक गया। उसके बाद में एक पता चला कि आप लोग अगर पाँव में थ्रोम्बोसिस के सॉक्स, जो सॉक्स रहते हैं वो अगर आपने पहने तो वो पहनने के बाद में भी बीपी को बहुत सारी सहायता मिलती है, पेशेंट का बीपी लो नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पेशेंट को डायलिसिस के पहले घर से हम लोगों ने वो सॉक्स जो है वो पहनने के लिए बोला। वो सॉक्स पहनने के बाद में क्योंकि यहाँ पे पाँव की नसें उससे दब जाती है और हो सकता है उससे भी पेशेंट का बीपी जो है वो बढ़ता है। तो पेशेंट का बीपी जिनका लो होता था उनका बीपी लो नहीं हुआ और 110/70 120/60 ऐसे बीपी पेशेंट का चलते गया और पेशेंट का जो फ्लूइड हम लोगों को जो अचीव करना था, गोल अचीव करना था, वो हम लोग गोल अचीव कर सके बिना इंजेक्शन नॉराइड के लगाते हुए, बिना बाकी ये करते हुए। वो सारी चीजें हम लोगों को मतलब क्रैम्प्स नहीं आएंगे, आप वापस सलाइन नहीं दोगे, वो सारी चीजें बंद हो गई। हाँ राइट। और हम उसमें यूएफ जो है यूएफ हम लोग प्रोफाइल लगाते थे और यूएफ प्रोफाइल लगाने के बाद में हम लोग उसके साथ सोडियम प्रोफाइलिंग भी लगाते थे। सोडियम प्रोफाइलिंग अगर आपने लगाया तो सोडियम प्रोफाइलिंग ये यूएफ निकालने के लिए बहुत ही सहायता करता है कि आपका जो बीपी है वो बीपी भी स्थिर रहता है और उसके बाद में जो सोडियम है जो नॉर्मल नीचे रहते थे वो 136 तक के उसमें हम लोग सेट करते हैं। तो आप अभी सीनियर टेक्नीशियन हो जैसे मैंने कहा, और पेशेंट आपका सुनते होंगे कभी नहीं सुनते होंगे, है ना? जैसे यही चीज हो गई कि बहुत सारा फ्लूइड ओवरलोड लेके पेशेंट्स आते हैं हाफते हुए, चलो किशोर पानी निकालो। बट आप ऐसे डिफिकल्ट पेशेंट्स को किस तरीके से हैंडल करते हो? एक्चुअली क्या रहता है ना कि पानी पीना, अभी देखो कैसा है कि अभी समर लग रहा है। राइट। हम लोगों को जब किडनी की तकलीफ नहीं होती है तब हम लोगों को पानी ही लगता है। राइट। पर जब किडनी की तकलीफ रहने के बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेशेंट कि हमको अभी ये अमृत लगने लगा। अच्छा। तो हम लोग ये पीते हैं, पानी पीते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। राइट। पर फ्लूइड हम लोगों को उनको समझाना पड़ता है कि अंकल आप अगर पानी पियोगे तो आपका बीपी ग्रेजुअली बढ़ेगा और आपको ब्रेथलेसनेस होगा। तो उसके लिए ना कुछ टिप्स हम लोग उनको देते हैं कि आप अगर पानी आपको प्यास लगती है तो आप क्या करो कि ठंडा पानी से आप कुल्ला करो। थोड़ा पानी पियो पर ठंडे पानी से कुल्ला करो और पेपरमिंट की जो गोली आती है उसको आप लोग ले सकते हो। और कुछ ऐसी दवाइयां भी आई है टेस्टलेस करके जो नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी उनको दे सकते हैं। या आइस क्यूब करके रहते हैं, आइस क्यूब अगर आपने मुंह में रख दिया तो वो धीरे धीरे वो थोड़ा पानी आपके इसमें जाएगा और आप लोगों को प्यास नहीं लगेगी। वंडरफुल। तो दूसरी एक बात है कि पानी के साथ में अगर आप पानी के साथ में अगर दवाइयाँ ले रहे हो पानी के साथ में तो आपका फ्लूइड वैसे ही बढ़ता है। तो अगर आप लोगों के इसमें सिर्फ पानी जाएगा शरीर में, अगर आप दवाइयाँ जो है वो अगर दाल के साथ में लेते हो, अगर दाल रहती है उसके साथ में आपको प्रोटीन भी जा रहा है और आपका मेडिसिन मिलने जा रही है, पानी की भी व्यवस्था उसमें हो रही है। तो अगले सवाल पे चलते हैं कि पहली बार जब आपने इंडिपेंडेंटली डायलिसिस किया, यानी कोई सीनियर नहीं था हाथ पकड़ने के लिए, तब कैसा लगा? एक्चुअली तब ना जब मुझे याद है अभी भी, तो हमारा एक सीनियर टेक्नीशियन था। सीनियर टेक्नीशियन को मुझे लगता है कि उस डायलिसिस में मैंने उसको 20 कॉल किए होंगे।
20 कॉल की होंगी कि सर ऐसा हो गया, अभी कैसा करूँ, सर ऐसा हो गया, अभी कैसा करूँ। पर उन्होंने अच्छा गाइड किया मुझे, गुड। और बिना तकलीफ के, बिना कॉम्प्लिकेशंस के वो डायलिसिस हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ, आज मैं बोला कि नहीं, आज मैं इंडिपेंडेंट डायलिसिस आज मैंने किया। तो वो 20 कॉल के 10 कॉल हुए, फिर 10 कॉल के 5 कॉल हुए। बाद में मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में अभी ही आपने जैसे बोला कि अभी मुझे कॉल आते हैं जूनियर के कि सर ऐसा हो गया, तो फिर आप अच्छे से आंसर करते हो। राइट, क्योंकि हमसे वो सीखते हैं। राइट। किशोर, एक बात और थी कि अब अगर कोई बनना चाहता है डायलिसिस टेक्नीशियन, या नए बच्चे सीख रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको कुछ टिप्स दीजिए ना कि अच्छे टेक्नीशियन बनने का क्या तरीका है। एक्चुअली टेक्नीशियन जो हम लोग देखने जाए नर्सिंग प्रोफेशन में, तो डायलिसिस टेक्नीशियन बहुत सारे निकलते हैं। राइट। पर डायलिसिस टेक्नीशियन 2003 से लेके 2024 तक के मैं अभी भी कार्यरत हूँ, और मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। इसका मतलब है कि टेक्नीशियन की जो क्वालिटी है वो रहनी चाहिए। अगर टेक्नीशियन की क्वालिटी, क्योंकि आप लोगों का अगर सीनियर के साथ में व्यवहार अच्छी नहीं रहा, आप लोगों के इसमें स्किल, अब आप अभी एनएबीएच आ गया है। एनएबीएच आने के बाद में एनएबीएच का क्राइटेरिया एक अलग है। आप जो डायलिसिस करते हो उसी तरीके से डायलिसिस न करते हुए आपका कुछ एसओपीस आपके ऊपर थोपी जाती है कि आपको ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से आपको काम करना है, रेगुलेशंस। तो उस एनएबीएच के थ्रू, या आप लोगों को कुछ सिखाया गया सीनियर के थ्रू या नेफ्रोइस के थ्रू, अगर आप स्किल डेवलप करते नहीं गए, या आपने डॉक्टर के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखा, या आपने सीनियर के अच्छा व्यवहार नहीं रखा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो जॉब करने के लिए, वो लोग आपके इंचार्ज को पूछते हैं या आपके डॉक्टर को पूछते हैं कि आपके यहाँ का एक टेक्नीशियन आया है, तो वो बंदा कैसा है। अगर उनके प्रति आपका अगर विचार अच्छा है तो ही वो बता पाएंगे, या अगर आपके उसमें कुछ कमियां होंगी तो शायद ही वो बोलेंगे कि आप ही चॉइस करो कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। तो इसके लिए मुझे ये बोलना है कि डायलिसिस यूनिट में अगर काम करना है तो एक संयम आपके उसमें रहना चाहिए। एक अपेक्षा करके हर चीज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपने जहाँ पे अपेक्षा किया, तो अगर कहीं की जगह आपका अपेक्षा भंग हुआ तो आपका किसी के प्रति प्यार कम हो सकता है। इसके कारण आप अपेक्षा कम करिए और संयम रखिए और आपकी स्किल डेवलप करते रहिए। बहुत सुंदर, बहुत खूब। किशोर ने अच्छी बात कही है कि काम करो, फल की अपेक्षा नहीं करो, और काम सिंसियरली करो, जैसा बताया वैसे करते क्योंकि श्री कृष्ण महाराज ने बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले शुभदाचना, आप कर्म करते रहो, आप फल की आशा मत करो। एब्सोल्युटली। कभी पेशेंट्स आते हैं किशोर, जो नए हैं, फर्स्ट टाइम डायलिसिस कर रहे हैं, और वो बहुत डरे हुए रहते हैं, और वो चाहते हैं कि डायलिसिस ना हो। मोस्टली सब पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं वही कहते हैं, सर कुछ भी करो, हमको डायलिसिस नहीं चाहिए। आप ऐसे पेशेंट को समझाते कैसे? होता है ना, ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि यंग पेशेंट जो है वो डायलिसिस के लिए आते हैं। यंग पेशेंट का एक रहता है कि उनकी अभी भी शादी हुई है या शादी के लिए कुछ चालू है, ऐसे लोग आते हैं कि पर डायलिसिस यूनिट में जब आते हैं शेयर, हम लोग क्या करते हैं कि डायलिसिस का जो दिमाग में बहुत कुछ रहता है कि भाई ब्लड निकलने वाला है बाहर, ऐसा होने वाला है, हमको कुछ तकलीफ तो नहीं होंगी, हमको हमारा कुछ डायलिसिस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। वहम बहुत सारे रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको डायलिसिस में ही यूनिट में ही हम लोग उनको प्रवेश सीधा करवाते हैं, और जो उनके हम उम्र के हैं, हम उम्र के, उनके साथ हम लोग उनको वार्तालाप करवाते हैं। डायरेक्टली हम लोग बताएंगे, हमसे ज्यादा वो लोग उन पे विश्वास करेंगे जिनका डायलिसिस चल रहा है, तो उनके साथ में वार्तालाप करते हैं कि भाई आपका डायलिसिस कितने साल से चल रहा है। हम लोग उनकी मुलाकात कर देते हैं, दोस्ती थोड़ी सी बड़ा उनकी कर देते हैं, इनके साथ आप वार्तालाप करो, तो बताते कि नहीं डायलिसिस में कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। हाँ, बशर्ते अगर कुछ मेडिसिन बराबर नहीं ले रहे हो, अगर आप परहेज नहीं कर रहे हो, तो ही आपको तकलीफ हो सकती है, नहीं तो डायलिसिस में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और डायलिसिस आपका अच्छी तरीके से चलते रहेगा। वो पेशेंट को ही पेशेंट अच्छी तरीके से समझ सकता है। मेरा ऐसा अनुभव है। एक और मजेदार किस्सा याद करने जा रहे हैं हम किशोर। आपको याद है वो क्रिकेट मैच खेलते थे? एक नागपुर की अच्छी बात है हमारे कि सारे नेफ्रोलॉजिस्ट भी बहुत कोऑपरेट करते हैं साथ में मिलकर, और सारे टेक्नीशियंस भी बहुत जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में।
तो कुछ साल पहले हम लोग क्रिकेट मैचेस खेला करते थे, उकलकर 11 वर्सेस खेतान 11 तो उसके बारे में कुछ याददाश्त? हाँ होता एक्चुअली, हम लोगों के डायलिसिस करते करते हम लोग उसमें हम लोगों को लगता था कि ऐसा कुछ नया कुछ होना चाहिए, और जो भी डायलिसिस के हमारे दोस्त लोग हैं एक जगह पे मिलना चाहिए और कुछ ना कुछ तो एंजॉयमेंट ऐसा होना चाहिए। तो CNS के थ्रू हमको अभी भी याद है कि वसंत नगर का जो ये है ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग CNS के थ्रू क्रिकेट मैच हुई थी और बहुत अच्छा अनुभव आया, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट में क्रिकेट मुझे ज्यादा अच्छा खेलना नहीं आता। अच्छा। और वहां पे उन लोगों को पता नहीं था ये सारी चीजें मुझे बॉलिंग का एक चांस दिया था, ये भगवान की कृपा से मेरी एक बॉल अच्छी पड़ी थी। उन्होंने बोला कि किशोर तुम बॉलिंग अच्छी कर लेते हो, मैंने ये नहीं बताया कि मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर सकता। बॉलिंग अच्छी जमी वहां पे, और हो सकता है कि ऊपर वाले का एक खेल ले। तो वहां पे सारे नेफ्रोइस मिले, वहाँ पे सब दोस्त लोग मिले और उनके साथ में एक एंजॉयमेंट करने का भाईचारा एक अच्छा एक अनुभव हुआ। उसमें एक छोटी सी पोल खोल करती हूँ मैं कि उकलकर 11 हमेशा हारते थे क्योंकि हमने सोचा ही था कि दूसरी टीम को चांस दिया करेंगे। हो सकता है उसमें हम लोगों क्योंकि हमारी टीम बहुत निराश होती थी हर टाइम, सर क्यों हमको हराया। So anyway, हो सकता है उसमें मेरे जैसे खिलाड़ी हो। राइट। किशोर, एक और सवाल मुझे पूछना था कि बहुत बार हम नाइट ड्यूटी रहती है या कभी कभी कुछ कारण की वजह से हम अकेले फ्लोर पे रहते हैं और एक आधी या 2 ही डायलिसिस शुरू है, तो वैसे तो 1:3 रेशियो में आप मैनेज कर सकते हो, पर ऐसे समय पे अगर एकदम से इमरजेंसी हो गई तो आप कैसे हैंडल? होती है ना, क्योंकि डायलिसिस ये जो जगह है 4 घंटे के लिए पेशेंट आता है, पर एक रिस्क एक रहता है। राइट। हम लोग कंसर्न वगैरह लेके रखते हैं डायलिसिस चालू करने के पहले, पर अगर आपके इसमें आप होशियार हो और आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को आया है, अगर कुछ सिम्टम्स अगर पेशेंट देता है, जैसे यॉर्निंग कर गया, जांबई देना, पेशेंट को अगर स्वेटिंग होती है या पेशेंट को बात करने में तकलीफ हो रही है, तो आप लोगों को देखते बराबर पता रहना चाहिए कि भाई ये पेशेंट को इस प्रकार की तकलीफ हो सकती है। जैसे हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को हो गया तो पेशेंट को चक्कर आए समन लगना, या पेशेंट ये यॉर्निंग करना, या पेशेंट को पसीना आना, ये सारी चीजें है जो आपको हाइपोग्लाइसेमिया भी में आ सकती है या हाइपरटेंशन में भी आ सकती है। अगर पेशेंट ने बताया नहीं और आप अगर अकेले हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर आपका कोई कलीग पास में खड़ा है तो आप लोगों को बोलो कि आप बीपी की तरफ देखो, मैं ट्रीटमेंट चालू कर देता हूँ, क्योंकि आपको कुछ सेकंड मिलते हैं, तो वो सेकंड का आपको इस्तेमाल आपको करना है। तो आप लोग मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने ना साइंस पेशेंट के सीखना चाहिए, साइंस सीखना चाहिए, सिम्टम्स सीखना चाहिए, साइंस सीखना चाहिए। और जो सिम्टम्स पेशेंट को आने के बाद में ये पेशेंट को क्या हो गया है, क्योंकि नए जब पेशेंट आते हैं तो उनको ये पता रहता नहीं है कि पेशेंट में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। आप लोग उनको बताते भी हो कि अंकल अगर कुछ तकलीफ हुई तो बताओ, पर वो घबराहट के कारण उनको लगता है कि ये सारी चीजें होती होगी, इसके कारण वो लोग पहली बार बताते नहीं है। तो आप लोगों को नए जो पेशेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर उन पेशेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पुराने पेशेंट है उनको पता रहता है कि मुझे ये सारी तकलीफें होती है और ये सारी चीजें तकलीफ होने के बाद मुझे टेक्नीशियन को बताना है। पर जो नए पेशेंट रहते हैं उनके इसमें आपको अधिकतर ध्यान देना है। और सबसे महत्व की बात यह है कि डायलिसिस खत्म होने के बाद में आप पेशेंट को डायलिसिस खत्म होने के बाद तुरंत मत बेड से उठाइए। आप क्या करिए कि 10 मिनट पेशेंट को बिठा दीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि जब एनएस पेशेंट में रिटर्न करते हो, पेशेंट का ग्रेजुअली एकदम पेशेंट से बीपी बढ़ता है। और आप अगर उनको बोलते हो कि अंकल आपका पेशेंट बीपी बढ़ गया है, अगर उन्हें बीपी पीएस अगर ली है तो वो बाय मिस्टेक तो गड़बड़ हो सकती है। और आपने अगर बीपी न लेते हुए उनको पेशेंट को बेड से उठाया, अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन है, क्योंकि कैसा है कि सुपाइन पोजीशन में बीपी अलग रहता है, सिटिंग में अलग रहता है और स्टैंडिंग में अलग रहता है। तो अगर पेशेंट का सुपाइन पोजीशन में अगर बीपी अगर 110 होगा, हो सकता है उसका 90 सिस्टोलिक होगा स्टैंडिंग में। अगर पेशेंट एकदम से उठता है तो पेशेंट को चक्कर, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जो अनुभव मुझे आए हैं इवेंट में। तो
आप क्या करिए कि पेशेंट का डायलिसिस होने के बाद में आप तुरंत एक बार बीपी चेक करिए। तो पेशेंट को 10 मिनट, क्योंकि बीपी स्टेबल होने के लिए 5 से 10 मिनट तो लगती है। तो आप क्या करिए कि पेशेंट को बीपी लेने के लिए आप बोलो कि अंकल आप उठो मत अभी, आप 10 मिनट यहीं पे बैठे रहो, 10 मिनट बाद आप बीपी देखो। मुझे बहुत सारा अनुभव ऐसा है कि पेशेंट का बीपी 200/100 सिस्टोलिक रहता है, डायस्टोलिक रहता है, और डायलिसिस बंद करने के बाद 10 मिनट बाद देखता हूँ तो 150/90 देखता है। क्योंकि आप सलाइन एकदम से आप पेशेंट में डालते हो तो पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी टिप्स बताई आपने किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देना चाहती हूँ। मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि किशोर ने बहुत बार इमरजेंसीज के बारे में बात की है, और हमारा हाल ही में 6 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली हमारा कोर्स लॉन्च होगा जो क्लिनिकल इमरजेंसीज इन डायलिसिस पे होगा, और सीनियर टेक्नीशियन भी उसका लाभ उठा सकते हैं। जो आरएमओज हैं, काम कर रहे हैं ऑन द फ्लोर, दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दैट कोर्स, और नर्सेज भी हैं और टेक्नीशियंस तो ऑफकोर्स है। सो जूनियर से लेके सीनियर लेवल तक के सारे लोग उसको एंजॉय करेंगे, और उसमें 42 लेसन्स रहेंगे, और अलग अलग इमरजेंसीज है, जैसे शुगर कम हुआ, कभी बीपी कम हुआ, कभी राइगर्स आ गए, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस तरीके से वो कोर्स रहेगा। इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। आपको अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हमारा, तो किशोर और मैं आपको आमंत्रित करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं कि आप गूगल लिंक दिया है नीचे, उसमें फॉर्म भरिए, आप क्या नया कर रहे हैं वो बताइए, और जैसे किशोर ने इतना सारा शेयर किया हमारे साथ में, आप भी शेयर करिए। आपका भी इंटरव्यू हो सकता है, आप भी आ सकते हो इन पॉडकास्ट में, आपके यूनिट के बारे में बता सकते हो। आई एम श्योर एवरीबडी वुड लाइक टू लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। So with this, we will stop the podcast. Thank you very much. Thank you.